एक हफ्ता हो गया आपको जेल से निकले हुए, 17 महीने जेल और फिर एक हफ्ता आज़ादी का। इस एक हफ्ते में कैसा रहा आपका अनुभव? मनीष सिसोदिया तो वही है जो जेल से पहले गए थे। लोग ये पूछ रहे हैं कि मनीष जी उप मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं? कब होगा, कैसे होगा, ये सब पार्टी और अरविंद जी बाहर आ जाएंगे, अभी जल्दी आने वाले हैं वो भी, इन सब में तय होगा। अपने दिल से जो दिखाई देती है वो ये है कि यार 17 महीने ना मैं लोगों से दूर रहा हूँ। मैं बस एक छोटी सी कोठरी में बंद रहता था। वहाँ पे छोटा सा एक कंपाउंड था, 5-7 घंटे उसमें घूमने की परमिशन थी, बाकी समय मैं अंदर बंद रहता था। कितना मुश्किल था व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए कि आपकी घर में भी ज़रूरत है, आपने कुछ वादा अपनी पत्नी से भी किया है और देश में तो आपकी जो जिम्मेदारी थी वो तो थी ही। परिवार को लेके हर आदमी इमोशनल रहता है और परिवार का रिश्ता तो सबका दिल से होता है, कोई दिमाग से तो होता नहीं है। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी पे वैसे ही भरोसा था और प्यार था आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से, लेकिन केजरीवाल जी और उनकी टीम के प्रति दिल्ली के लोगों में और विश्वास बढ़ा है इस संकट के दौरान कि भाई इतने बड़े संकट में भी जो पार्टी एकजुट रह सकती है और जो टूटी नहीं, जो झुकी नहीं, तो कुछ तो है इन लोगों में। आदाब, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया जी से और आपने देखा होगा किस तरीके से वो जेल से बाहर निकले। वो उनका पहला निकलने के बाद कुछ मिनट का उनकी वो बात जिसमें वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के संविधान को याद करते हुए भावुक भी हुए और अब वो मैदान में हैं और कुछ महीनों बाद ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली की लिकर पॉलिसी का कथित घोटाला है उसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक ट्रायल समाज में जनता के बीच भी लगातार जारी है। अब उसका फैसला भी होना है। मनीष जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कैसा? एक हफ्ता हो गया आपको जेल से निकले हुए, 17 महीने जेल और फिर एक हफ्ता आज़ादी का। इस एक हफ्ते में कैसा रहा आपका अनुभव? कुछ बताना चाहें कि क्या बदल गया जब मनीष जी वो जेल गए थे और जेल से बाहर आकर के मनीष जी कितना बदले, मनीष सिसोदिया में कितना बदला? नहीं, मनीष सिसोदिया तो वही है जो जेल से पहले गए थे और आत्मविश्वास और बढ़ा है, अपने ऊपर भरोसा, लोगों के ऊपर भरोसा, कार्यकर्ताओं का भरोसा बहुत ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ पार्टी में। क्योंकि देखिए, सबको तोड़ने की बहुत कोशिशें हुई थी, नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी, एमएलएज, एमपीज, काउंसलर्स को भी, लेकिन लोग टूटे नहीं और एकजुट रहे। तो वो एकजुटता का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मैं देख पा रहा हूँ और उसी से मुझे भी बल मिल रहा है और लोगों के बीच जा रहा हूँ तो वो एकजुटता का बल जनता के बीच भी दिखाई दे रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि मनीष जी उप मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अरविंद जी मुख्यमंत्री हैं और उस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। जब अरविंद जी जेल से आए तो उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री क्यों हैं। अब उप मुख्यमंत्री थे आप, फिर आपने रिजाइन दिया। अब दिल्ली में एक सरकार में भी नेतृत्व की जरूरत लगती है अक्सर। जाहिर सी बात है, आप अनुभव सब दूसरे बात कहें तो पार्टी में दूसरे अनुभवी सबसे बड़ा नेता है, तो आप उप मुख्यमंत्री का पद वापस ले रहे हैं कि अभी नहीं? अभी देखिए, सरकार में कब होगा, कैसे होगा, ये सब पार्टी और अरविंद जी बाहर आ जाएंगे, अभी जल्दी आने वाले हैं वो भी, इन सब में तय होगा। पर अभी इमीडिएट ज़रूरत मुझे अपने दिल से जो दिखाई देती है वो ये है कि यार 17 महीने ना मैं लोगों से दूर रहा हूँ। मैं बस एक छोटी सी कोठरी में बंद रहता था। वहाँ पे छोटा सा एक कंपाउंड था, 5-7 घंटे उसमें घूमने की परमिशन थी, बाकी समय मैं अंदर बंद रहता था। तो मुझे लोगों के बीच जाने में अच्छा लग रहा है। अभी पदयात्रा मैंने शुरू की तो मुझे लगा कि यही तो परिवार है। मतलब अगर वृहद परिवार में सोचें तो अपना परिवार और पार्टी परिवार, उसके बाद में दिल्ली परिवार है। तो पूरे दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ तो लोग अपनेपन से मिल रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, लोग विशेष दे रहे हैं। साथ में कोई भी ये कहना नहीं बोल रहा है सर आप आ गए हो ना, अरविंद जी भी आ जाएंगे, अरविंद जी भी आ जाएंगे। तो लोगों के बीच जाके यहाँ से लग रहा है कुछ अच्छा लग रहा है। तो अभी तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं सरकार में जाऊँ और इमीडिएटली वहाँ काम करूँ, क्योंकि वहाँ भी काम तो चल रहे हैं, वहाँ कैपेबल मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। अरविंद जी आएंगे तो फिर और आगे की भूमिकाएं मेरी क्या रहेंगी उस पर तय होगा। मनीष जी, ये जो 17 महीने आप जेल में रहे उस बीच काफ़ी कुछ हुआ। दिल्ली में, देश में लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार फिर से बनी है, लेकिन बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। 241 सीटों के साथ वो सत्ता में है। अब उनके पास 2 लाठियाँ हैं, जेडीयू और टीडीपी नाम की। लोगों ने ये कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या पंजाब हरियाणा में आपने चुनाव लड़ा तो आप लोगों का एक टेस्ट ये भी था कि जिस आबकारी घोटाले में, कथित आबकारी घोटाले में आप जेल में हैं, तो उसका एक परीक्षा, मिनी परीक्षा, उसका हाफ ईयरली एग्जाम
आप लोगों का लोकसभा चुनाव में हो गया और बीजेपी कहती है कि उस एग्जाम में आप फेल हो गए, दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया और दिल्ली की जनता ये मानती है कि आप लोग जो अभी चूंकि अभी चल रहा है ट्रायल, अभी बेल पर ही है, कि आप लोग उस घोटाले में शामिल थे जिसके लिए ईडी और सीबीआई ने आपको गिरफ्तार किया। देखिए, बीजेपी क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी अगर उसको ये सब रूप में देखती है तो वो इस रूप में भी देख ले कि 2014, 19, 24 में जो रिजल्ट रहे उसी हिसाब से फिर 15, 20 में रिजल्ट रहे, 24 में भी वही रहने वाले हैं। तो ये तो बीजेपी के लिए टेंशन की बात होनी चाहिए। भाई 2014 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी दिल्ली में, 19 में एक भी सीट नहीं थी दिल्ली में, तो दिल्ली का एक पैटर्न है। लोकसभा में उधर वोट करते हैं तो दिल्ली अपने पैटर्न पे कायम रही। सारे देश में जो भी बदलाव हुए, तो अब हमें पूरी उम्मीद और पूरे भरोसे के साथ दिल्ली के बीच जाएंगे अब जनता के बीच कि भाई वो पैटर्न तो कायम है और फिर बीजेपी 2-4 सीटें लेके आगे पाएगी अगर आ पाई तो। मनीष जी, हर आदमी के ज़िंदगी में कई चरणों में अपना जीवन देखता है। पहला चरण आपकी ज़िंदगी का पत्रकार थे, बहुतों का पता है कि आप सामाजिक जीवन में पहले आप पत्रकार रहे, फिर आप एनजीओ में, परिवर्तन एनजीओ में अरविंद जी के साथ काम करते रहे, फिर वो अन्ना आंदोलन में अनशन वगैरह, वो एक एक्टिविस्ट की ज़िंदगी, फिर आपने चुनाव लड़ा, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, फिर आप 17 महीने जेल रह करके आए। तो अब ये जो अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट देते हैं, और ये जेल का वक्त वो वक्त था जब आपके घर में भी आपकी बहुत ज़रूरत थी, आपकी पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, आप बीच में आए और वो आपकी तस्वीरें हम सब ने देखी कि आप भावुक भी हो गए बीच में सीमा जी से मिलते हुए। कितना मुश्किल था व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए कि आपकी घर में भी ज़रूरत है, आपने कुछ वादा अपनी पत्नी से भी किया है और देश में तो आपकी जो जिम्मेदारी थी वो तो थी ही। परिवार को लेके हर आदमी इमोशनल रहता है और परिवार का रिश्ता तो सबका दिल से होता है, कोई दिमाग से तो होता नहीं है। मतलब सबके लिए अपना अपना परिवार अपने दिल में ही होता है। मेरे लिए भी यही था और वो क्षण बहुत भावुक होता था जब मैं ये देखता था कि मेरी वाइफ बीमार है, मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। 1 साल तक तो मैं उससे मिल ही नहीं पाया था। बीच में फिर ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे परमिशन दी कि मैं रेगुलर फ्रिक्वेंसी पे उससे मिल पाऊँ। डेली हम लोग 5 मिनट बात करते थे फ़ोन पे, तो वो 5 मिनट की बात भी बड़ी लिमिटेड होती थी। तो वो एक टफ़ टाइम था परिवार के इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें परिवार के प्रति रिश्तों में और मजबूती हुई है। रिश्तों की अहमियत, रिश्तों के अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ समय की, भावनाओं की अहमियत और ज़्यादा समझ में आती है जब आप इस परिस्थिति में होते हो। तो हर परिस्थिति आपको कुछ दे के जाती है। आप उसमें किसी चुनौती भरी परिस्थिति में टूट भी सकते हैं और उससे कुछ सीखते हुए मजबूत भी हो सकते हैं। तो मेरा अपने बारे में आकलन ये है कि मैं टूटा नहीं और मैं मजबूत होकर निकला। भावुक रूप से भी मैं टूटा नहीं, मजबूत होकर निकला। मेरे और मेरी पत्नी के बीच जो प्रेम था वो और गहरा हुआ। मेरे और मेरे बेटे के बीच जो भावनाएं थीं उसकी कोई मैचिंग नहीं हो सकती है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि और मजबूत हुआ है। और शायद इस वक्त ने कुछ छीना 17 महीने ने, तो 17 महीने कुछ देंगे भी। वो चुनाव में आपको लगता है कि उसका ये मिला, क्योंकि इस चुनाव में काफ़ी प्रचार था, अरविंद जी आए, हमने उनसे बात की थी प्रचार में, वो कहते रहे कि मनीष जी अब भी जेल में हैं, सत्येंद्र जी जेल में हैं, मुझे जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन जेल में हैं, उनकी पत्नी ने प्रचार किया, फिर उन्होंने शरद पवार का, आपके भी मैं देख रहा था कि आपने सब सारी बातें कही हैं, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को प्रत्याशित नतीजे नहीं मिले लोकसभा चुनाव में। हाँ, दिल्ली में मैं जैसे मैंने कहा, लोकसभा में एक पैटर्न दिल्ली में बना हुआ है और दिल्ली में उसी पैटर्न पर काम हुआ। मैंने दिल्ली के वोटर ने उसी पैटर्न पर रिएक्ट किया, तो वो भी हमारे अंदर एक उम्मीद बनाता है कि उसी पैटर्न पर अब विधानसभा चुनाव भी होगा। एक दूसरा, जिस तरह से पार्टी एकजुट रही और जिस तरह से सरकार भी नहीं गिरी, वरना पिछले 7-8 साल में हमने देखा कि देश भर में जहाँ बीजेपी उंगली रखती थी वहाँ पहले पार्टियाँ गिरती थीं, टूटती थीं और फिर सरकार टूटती थी या सरकार गिरती थी। तो दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी पे वैसे ही भरोसा था और प्यार था आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से, लेकिन केजरीवाल जी और उनकी टीम के प्रति दिल्ली के लोगों में और विश्वास बढ़ा है इस संकट के दौरान कि भाई इतने बड़े संकट में भी जो पार्टी एकजुट रह सकती है और जो टूटी नहीं, जो झुकी नहीं, तो कुछ तो है इन लोगों में और काम करते रहे, तो इनका कमिटमेंट तो है दिल्ली के प्रति। एलजी साहब भी यहाँ पर हैं। मुझे लग रहा है जब आप जेल गए तो ये एलजी साहब आ गए थे, वीके सक्सेना साहब। हाँ, बिल्कुल आ गए। सक्सेना साहब आ गए और सक्सेना साहब बहुत रोल रखते हैं दिल्ली की सियासत में भी और दिल्ली की चीज़ों में भी। सक्सेना साहब आप ठीक कह रहे हैं, बहुत रोल रखते हैं दिल्ली के लोगों के काम रोकने में। दिल्ली के लोगों का कोई काम हो रहा हो तो तुरंत कहते हैं कि ये चुनी हुई सरकार के पास पावर नहीं है, मैं करूँगा, और मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक मेरा मन नहीं होगा।
तो वो काम रोकने में उन्होंने खूब भूमिका निभाई है। अगर आप पूछें कि दिल्ली में एलजी साहब ने क्या काम किया है, रोके हैं। सरकार ये करना चाह रही थी, वो रोक दिया, सरकार वो करने जा रही थी, वो रोक दिया, सरकार वो करने जा रही थी, वो रोक दिया, सरकार किसी ऑफिसर को काम करा रही थी, उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा उनका नेम फेम क्या है? उन्होंने एक चीज़ बता दो कि भाई मैंने ऑफिसर का ट्रांसफ़र किया और उससे मैंने ये काम करा दिया। ये ज़रूर है कि उन्होंने काम रुकवा दिया, उसकी पूरी लिस्ट है उनकी। मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी भी ट्रायल चल रहा है कोर्ट का और आप बेल पर हैं फिर भी, लेकिन कुछ एक आध सवाल पूछना आपसे ज़रूरी भी बनता है क्योंकि दिल्ली में जो कथित आबकारी घोटाला है उसमें ईडी और सीबीआई ये कहती है कि आप लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा की किकबैक ली, लोगों के मन मुताबिक आप लोगों ने पॉलिसी बनाई, फिर उनसे पैसे लिए और उन्होंने पूरी पार्टी को भी कहा है कि आरोपी है क्योंकि आपने वो पैसा गोवा और पंजाब के, खासकर गोवा के कैंपेन में खर्च किया। उस समय आप आबकारी मंत्री थे, आप पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप के बावजूद ना तो 1 रुपया मेरे पास से मिला, ना 1 रुपया कहीं कोई ये कह रहा जी इसने मुझसे मांगा। अब किसी को पकड़ के कुछ भी आप कहलवा लो, पहले उसको जेल में डाल दो, फिर उसको जेल में डालने के बाद उसको कहो कि यार तू छूटेगा तब जब तू बयान दे देगा इनके खिलाफ। उसके पास भी कोई सबूत नहीं है, बस बयान है। तो ईडी और सीबीआई के पास ऐसे लोगों के बयानों के अलावा जो कोर्ट जो उन्होंने जिनको उन्होंने जेल में डाला, उसके अलावा सबूत नहीं। और ये बात ऊपर तक के कोर्ट्स कह चुके हैं कि भाई आपके ये जो बयान हैं ये 2 मिनट नहीं टिकेंगे जब ट्रायल शुरू होगा। अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ 2 साल बाद। ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि अभी तक हमारा ट्रायल शुरू नहीं करवा पाई? तो कहीं तो स्वतंत्र एजेंसी आप भारतीय जनता पार्टी को बोल हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रायल ईडी को शुरू नहीं कराना है, सीबीआई को शुरू नहीं कराना है, ये बीजेपी को शुरू कराना है। बीजेपी को भी पता है कि बयानों के बेस पे ट्रायल नहीं होते हैं। किसी से कुछ भी पहले किसी को जेल में डालो, फिर उसके बयान के आधार पे उठा लो मुख्यमंत्री को, मंत्री को, ये इसके आधार पे ट्रायल में कुछ नहीं हो सकता है। ट्रायल में पाक साफ निकलेगा आदमी। ये केवल बेल तक का केस था। ये केस केवल इतना था कि भाई इनके खिलाफ कुछ मिल तो रहा नहीं है, चलो किसी से बयान लेके इनके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं, उनके तहत इनको जेल में डाल दो ताकि इनकी बेल मिलनी मुश्किल हो जाए। क्योंकि आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफियाओं के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं उनमें बेल मिलना मुश्किल होता है, राइटली सो फॉर दैट पर्पज़। लेकिन वो आप अपने विपक्षी पार्टियों पे लगाने लगे देश में, वो व्यापारियों पे लगे देश में, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक है, ये तो ठीक नहीं है। पर यही हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये करवा रही है, पूरे देश में करवा रही है। जैसा अरविंद जी, जैसे मनीष जी आपने कहा कि तमाम आरोपी हैं, दिनेश अरोड़ा नाम है, समीर महेंद्रू, अभिषेक बोइनपल्ली और फिर शरद चंद्र रेड्डी, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ट्रायल हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। ट्रायल नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो आप लोगों की बेल एप्लीकेशन है, जो सीबीआई और ईडी की दलीलें हैं। अरविंद जी जब जेल से बाहर आए थे कुछ दिनों के लिए तो हमने उनसे बात की थी और उन्होंने हमें कहा था कि आप पर भी बहुत दबाव बनाया एजेंसीज ने कि आप सरकारी गवाह बन जाएं, आप बयान दे दें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया, मानसिक रूप से आपको बहुत प्रताड़ित किया गया। उसके बारे में बताइए कि आप पर दबाव था अरविंद का नाम लेने का? चारों तरफ से दबाव था। बोले कि या तो पार्टी छोड़ दो या आप बयान दे दो खिलाफ में, वरना तो जमानत नहीं होगी। जमानत पीएमएलए में होती नहीं है किसी की, आप देखो। लेकिन उसके बावजूद मुझे भरोसा था 2-3 चीज़ों पर। पहला भरोसा था मेरा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया तो मैं डरूं क्यों, जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं टूटूं क्यों, जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं झूठ क्यों बोलूं कि किसी का नाम लूं, झूठ ही बोलना होगा। जब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे संविधान पे भरोसा था, जब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे इस देश की अदालतों पे भरोसा था। तो अल्टीमेटली मुझे संविधान और अदालत की बदौलत फ्रीडम मिली। जो 17 महीने तक मेरी कर्टेल करके रखी गई वो फ्रीडम मुझे संविधान और अदालत की बदौलत मिली और मुझे भरोसा था कि एक दिन मिलेगी। किस तरीके से दबाव बनाते हैं? आम जनता जो सुन रहे हैं, मैं आम आदमी के लिए पूछ रहा हूँ जो आपको देख रहा है, नहीं जानता है, हम पत्रकार हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, पता है कि क्या है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता कि ईडी और सीबीआई कैसे दबाव बनाती है। क्या क्या करते थे वो आपके साथ? आपको बैठा के रखते थे, खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे? ये पूरा केस जो है अब सब जुडियस है और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ जिसको कहने के बाद कल को आपको और मुझको दोनों को वहाँ अदालत में बुला के पूछा जाए भाई इस इंटरव्यू में आपने ये क्यों कहा और आपने पूछा था तो ये एडिटेड है कि अनएडिटेड है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मामला अब सब जुडियस है। मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी क्वेश्चन के जवाब से भाग रहा हूँ, बल्कि किसी ऐसी परिस्थिति को क्रिएट नहीं करना चाहता जहाँ मैं और आप दोनों ही अदालत में वहाँ खड़े हों और आपसे भी पूछा जाए भाई आपने इंटरव्यू लिया था तो उस वक्त यही बात कही थी या कुछ और कही थी। अननेसेसरी वहाँ हमें उस तरह की उसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन
ये सब लोग इसके माहिर हैं। मैं आपको छोटा सा एक वो बताता हूँ, दबाव कैसे बनता है। दबाव ऐसे बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा चाहिए। अब चंदा चाहिए तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बना दी और लिख दिया उसमें कि किसी को पता नहीं चलेगा कौन किसको चंदा दे रहा है। और उसके बाद ईडी के नोटिस भेजे गए बड़ी बड़ी कंपनियों को। ईडी के नोटिस जिस कंपनी को जा रहे हैं, कुछ किसी आरोप में जा रहे होंगे कि आपके ऊपर ये आरोप है, उसके बाद वो कंपनी चंदा दे देती है और उसके बाद 5-7 साल तक उस नोटिस का कुछ नहीं पता होता। ये दबाव है, चंदा लेने का दबाव है, और किसी एक कंपनी से नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा जब मैं जेल में था, और मैं हैरान था कि यार ईडी, चलो हम तो पॉलिटिकल राइवल हैं, इस देश के व्यापारियों को इतना लूट रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतना दबाव बनाने का काम कर रही है ईडी या बाकी एजेंसीज, इतना दबाव बनाने का काम कर रही हैं कि पार्टी को हज़ारों करोड़ का चंदा दिलवा रही है नोटिस दे दे के। ये होता है दबाव। तो दबाव बनाने की ये इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने ट्रिक्स अच्छे से सीख रखी हैं। अपने मामले में जब मैं कोर्ट में बात आएगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में ही रखूँगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पर आश्चर्यजनक है कि ईडी और बाकी एजेंसियां इस तरह की हरकत कर रही हैं कि अब पार्टियों को चंदा दिलाने में खुलेआम बेशर्मी से नोटिस दे रहे हैं, और जब चंदा आ गया तो उसके बाद में वो नोटिस को फाड़ के फेंक दे रहे हैं, कुछ पता भी नहीं है वो नोटिस कहाँ है। अब मनीष जी, 17 महीने जब जेल में थे, आप टीवी न्यूज़ देख सकते थे? आप लोगों को अलाउ मेरे पास एक चैनल था वहाँ पे, मतलब एक चैनल जेल में एक्सेस होता है। तो आप न्यूज़ फॉलो कर रहे थे? हाँ, मैं न्यूज़ फॉलो कर रहा था, अखबार भी पढ़ने के लिए मिलते थे, अखबार में खरीदता था वहाँ पे, तो अखबार पढ़ने को मिलते थे। कभी लगा नहीं कि बस निकल जाऊं, कुछ खबर देखी लगे यार मैं नहीं हूं वहां पर, इस पे मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर मैं वो कहना चाहता हूं? ये तो हमेशा लगता था। खबर की बात नहीं है, बात यह है कि जब आपकी पूरी टीम एक्शन में है, वो चाहे चुनाव हो, चाहे इस तानाशाही से लड़ने की लड़ाई हो, हर वक्त आपकी टीम आपको एक्शन में दिख रही है, और वो टीम जिसके आप भी एक सिपाही हैं, तो एक वॉरियर की जो पीड़ा होती है अपनी सेना को युद्ध में लड़ते हुए देख के, वो पीड़ा मैंने खूब सही है। वो 17 महीने में उसी पीड़ा में गुजरा हूँ कि यार मैं एक योद्धा हूँ और मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर बांध के यहाँ रखा हुआ है मुझको, और मेरी पूरी टीम लड़ रही है वहाँ पे और एकजुटता से लड़ रही है। बस आप फिर अपनी टीम पर प्राउड फील कर सकते हो, आप अपनी पार्टी पर प्राउड फील कर सकते हो। 17 महीने आप जेल में थे, फिर एक दौर ये भी आया कि पहले संजय सिंह जी जेल गए, फिर अरविंद केजरीवाल जेल गए, और उसी तिहाड़ में थे, तो आप लोगों की कभी मुलाकात नहीं हुई? आप नहीं, वो सब अलग अलग जेल में होते हैं, और जेल्स का सिस्टम इतना वो है कि जेल के लोग, सतेंद्र जैन भी वहीं, इवन स्टाफ भी आपस में बात नहीं करता है लार्जली। तो कैदियों का तो छोड़ दीजिए कि वो बात करेंगे आपस में, वो सब अलग अलग, उनको किसी को कुछ नहीं पता होता है एक दूसरे जेल के बारे में। जब अरविंद जी जेल आए, संजय जी आए, फिर आप भी थे, सतेंद्र जी भी, 4 मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपके राज्यसभा में, मतलब एक पॉलिटिकल फेस संजय सिंह, सतेंद्र जैन, चारों लोग आ गए, तो लगा कि अब क्या होगा पार्टी का? सोचा आपने ये बात? नहीं, उस वक्त चिंता भी होती थी और गर्व भी होता था। चिंता ही होती थी कि यार ये तो किस हद तक गिरते जा रहे हैं कि एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कम से कम आज़ाद भारत में तो आज तक नहीं रचा गया जितना ये रचा गया। लेकिन फिर आप फ़ख्र भी महसूस करते थे कि जिस तरह से आज़ादी के दीवाने मरते जाते थे, कटते जाते थे, लेकिन झुकते नहीं थे, वैसे ही आज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के एमएलए, एमपी, काउंसलर, सामान्य कार्यकर्ता पिटेंगे, कुटेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ये मैसेज जब चारों तरफ मुझे दिखता था, अखबारों में मैं पढ़ता था, टीवी में देखता था, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता था कि यू आर एट द राइट प्लेस, राइट विद द राइट टीम। तो आपको लगा जेल जाना ठीक है, मतलब ये हार नहीं, राइट प्लेस इन सेंस विद द राइट टीम। हाँ। और जेल जाना तो देखिए, राजनीति में आप आए हैं और सिस्टम से लड़ रहे हैं, आप एक तानाशाही से लड़ रहे हैं, तो आप सोचें कि नहीं बस जेल नहीं जाऊँ, तो फिर नहीं आना चाहिए। राजनीति में गए हैं, आप लड़ेंगे तो जेल भी जा सकते हैं। अब हरियाणा के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, आप आम आदमी पार्टी यानी आप लोग भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा, फिर दिल्ली के चुनाव भी कुछ महीनों बाद आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने कांग्रेस का साथ लिया, क्या विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि आप लोग एक कॉमन एजेंडे में साथ आए? मुझे याद है दिल्ली की एक रैली हुई जिसमें अरविंद जी जेल गए, तो उसमें दिल्ली में एक रैली हुई, इसमें सारे नेता, सोनिया गांधी भी थी, राहुल भी, अखिलेश यादव भी, सब लोग आए कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है आपके लिए, हेमंत सोरेन जी के लिए, अरविंद जी के लिए, तो आप लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के खिलाफ मिलकर उनके तानाशाही रवैया के से लड़ेंगे। आप लोगों के बयानात थे, तो मोदी जी वही हैं, एजेंसीज वही हैं, आप लोग क्या उस कॉमन मिनिमम गोल के तहत हम देखेंगे वापस से अपने
पॉलिटिकल राइवलरी को पीछे रख के नहीं पहले मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, या फिर नहीं कि एकला चलो रे विधानसभा देखो, में? एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को तोड़ मरोड़ के रखना, ये सब आजकल भारतीय जनता पार्टी का प्रिय काम बन गया है। और इसको रोकने के लिए जब मैं जेल में था उस वक्त इंडिया गठबंधन बना और मैंने देखा कि वो प्रयोग ओवरऑल देश में सफल हुआ। बिल्कुल सत्ता में आने से नहीं रोक पाया, लेकिन इंडिया गठबंधन के रूप में उस विपक्ष को जो इकट्ठा हुआ था, देश की जनता ने बहुत रेस्पेक्ट दिया और बहुत मतलब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था उसको एक बड़ा सबक सिखाया। ये उस लोकसभा चुनाव का था। तो वो उस वक्त के चुनाव के लिए उस वक्त की बनी हुई परिस्थितियाँ थीं। एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें कौन पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी साथ में और कहाँ नहीं लड़ेगी। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपने बात की, तो हमारा वही उसी लोकसभा चुनाव में हमारा दिल्ली में अलग प्रयोग था, पंजाब में अलग प्रयोग था। तो हर चुनाव में विपक्ष के सामने ये चुनौती तो है ही कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आने से रोकना है, और क्योंकि ये संविधान के खिलाफ हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। लेकिन साथ साथ फिर अलग चुनाव के अलग समीकरण आपको समझ में आएंगे। तो हरियाणा चुनाव के समीकरण, अब हरियाणा का चुनाव अनाउंस हुआ है तो पार्टी के लीडरशिप, अरविंद जी भाई अब बाहर आ जाएंगे थोड़े दिन में, सब मिलके तय कर लेंगे। और अभी तो तैयारी चल रही है, पर सब कैसे मतलब हम कहाँ खड़े होंगे, कोई इंडिया गठबंधन के तौर पे लड़ेंगे या इंडिविजुअली लड़ेंगे, तो ये सब अभी समय के साथ अब तय हो जाएगा। मनीष जी, आपसे आखिरी सवाल, मुझे पता है कि आपके पास और भी काम है। अब आप लोगों ने चुनाव का प्रचार, आपने जैसे कहा कि पदयात्रा आपकी शुरू हो गई है, रोज़ आप पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। दिल्ली में ऑफ लेट एक बहुत समस्या है, यहाँ समस्या है कि एक एलजी साहब, जैसे आपने कहा कि उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने काम रोके हैं। अब बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अब राजेंद्र नगर में जो छात्रों की मौत हुई डूब करके, एमसीडी पर आरोप लगा कि उन्होंने नालियों की सफाई नहीं की। फिर आप लोगों ने कहा कि हमने तो मीटिंग, सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो जारी किया कि हम मीटिंग में कह रहे थे कि नाली सफाई करें और अधिकारियों ने काम नहीं किया। तो दिल्ली में आप लोग के सामने एक चुनौती है कि आप लोग ये कहते हैं कि भाई एलजी साहब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उनके पास, तो अधिकारी हमारे सुनते नहीं। तो फिर किस मिनिमम एजेंडे के साथ जाएंगे जनता को, कि जनता अगर आपसे बोले कोई आम आदमी कि भाई मनीष जी आप तो ये कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई अधिकारी आपको सुनते नहीं तो हम आपको वोट क्यों दें, तो इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, जनता तो ये बात अच्छे से समझ रही है, बीजेपी जो भी कहती रहे, लेकिन जनता जान रही है कि बीजेपी की तमाम साजिशों को नाकाम करते हुए केजरीवाल जी ने ये दिल्ली में स्थिति रखी हुई है कि आज भी पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है, और साथ साथ में ज़ीरो बिजली के बिल भी लाखों लोगों के दिल्ली में ही आ रहे हैं और कहीं नहीं आ रहे। पंजाब में ऑफ कोर्स हमारी सरकार है, वहाँ भी आने लगे हैं। आज इस लड़ाई के बावजूद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति इतनी सुधार दी है कि अभी तक की हिस्ट्री में कभी भी इतनी बसें नहीं हुई दिल्ली की सड़कों पे जितनी आज हैं। आज 7,700 बसें इस समय दिल्ली की सड़कों पे हैं, कभी हिस्ट्री में नहीं हुई, और अभी 10,000 हो जाएंगी अगले साल तक। ये काम रुके नहीं। तो केजरीवाल जी की खूबी ये है कि सामने वाला पूरी कोशिश कर रहा है कि केजरीवाल जी को काम मत करने दो, उसके बावजूद काम करके दिखा दिया, और वो काम करके दिखा दिए जो फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट्स जो भारतीय जनता पार्टी की हैं कहीं, वो कभी करके ही नहीं दिखा पाई। आज सरकारी स्कूल दिल्ली में जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, शानदार स्थिति में, वहाँ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट्स में वो नहीं कर पा रही है। तो आज केजरीवाल जी के प्रति जो लोगों में प्यार है वो इसीलिए है कि यार ये आदमी लड़ता रहेगा, बेइज्जती सहता रहेगा भारतीय जनता पार्टी से, जेल चला जाएगा, लेकिन लोगों के काम नहीं रुकने देगा। ये जो भरोसा है लोगों का, मुझे लगता है यही केजरीवाल जी की ताकत है, और ये दिल्ली के लोगों की ताकत है कि उनके पास एक ऐसा लीडर है जो लड़ता भी रहेगा, भिड़ता भी रहेगा, लेकिन लोगों के काम नहीं रुकने देता। ठीक है, तो इन सब सारे जो आपने काम किए उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। मनीष जी, थैंक यू आपसे बात करने के लिए। अब आपसे लगातार अब मुलाकात, बातचीत हम लोगों की होती रहेगी। और ठीक है, जब लोकतंत्र में अब आप विपक्ष, मतलब फिलहाल तो आपका विपक्ष केंद्र सरकार से, राज्य में तो आप हैं, लेकिन केंद्र में वो विपक्ष भी ज़रूरी है। तो मनीष जी बाहर आ गए, उनका कहना है कि पहले वो सरकार का कामकाज तो चल रहा है, लेकिन जनता से मिलने मिलाने का काम करें। बहुत महीनों बाद लौटे हैं, और उनका कहना है कि अभी हरियाणा और दिल्ली में क्या गठबंधन होगा नहीं होगा वो मिलकर तय करेंगे। फिलहाल बहुत सारी बातें हैं, अब मनीष जी से हम लोग मिलते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।